हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर और आज काफी एक्साइटेड एक ऐसी लैंग्वेज सिखाने के लिए जिसका मुझे काफी दिनों से इंतजार था कि जैसे मैंने इसे सीखा था बहुत ही पसंद आई थी मुझे और मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था कि जल्दी से आपको कॉटलिन सिखा सकूं। तो कॉटलिन यार ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है एंड्रॉइड की और 3 साल हो गए इस चीज़ को। लेकिन जब मैंने सीखनी स्टार्ट की तो मुझे लगती थी यार कैसे मैं सीख पाऊंगा एकदम न्यू लैंग्वेज। लेकिन जब मैंने सीख लिया ना इसे तो अब मेरी ये फेवरेट लैंग्वेज बन चुकी है, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉटलिन लैंग्वेज के अंदर यार बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी डेवलपर्स को, जो भी पहले जावा के साथ प्रॉब्लम्स थी या फिर किसी और लैंग्वेज के साथ, उन सभी के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना सभी लैंग्वेज का, सभी को मिला के एक ऐसी लैंग्वेज बना दिया डेवलपर्स ने कि बेस्ट लैंग्वेज, मतलब जो भी इसे सीखता है वो उसका फैन हो जाता है। और आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से कॉटलिन करने वाले हैं। कॉटलिन क्यों सिखा रहे भैया, क्यों? क्योंकि यार एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर कॉटलिन जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है और हर कंपनी के अंदर कॉटलिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। वो सबके जो ऐप थे जो पहले जावा के अंदर थे वो उन्होंने कॉटलिन में चेंज कर दिए हैं। तो बैठ के पूरी पूरी डेवलपमेंट नहीं करनी होती यार, एक छोटा सा एक बटन होता है उस पर टिक कर देते हैं तो आपका प्रोजेक्ट जावा से कॉटलिन में चेंज हो जाता है और अपने आप ही वो जावा टू कॉटलिन इंटरपोलेबिलिटी की वजह से चेंज भी हो जाता है कोड आपका। ठीक है, बहुत ही सही लैंग्वेज है और बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके टॉपिक्स होने वाले हैं मेन फंक्शन कैसे काम करता है, प्रिंट वगैरह, फिर वेरिएबल्स हम देखेंगे वैर एंड वेल, इसके अंदर 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो, उसके बाद नलेबिलिटी, इफ एल्स, वैन कंडीशन, उसके बाद थोड़े से इसके अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क जैसे कि एरे, लिस्ट ऑफ, मैप ऑफ, फिर म्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है वो चीज़ देखेंगे हम, फिर फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं, फिर क्लासेस विद एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं, एंड देन एक्सेस मॉडिफायर्स, देन हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कॉटलिन के अंदर, वो हम देखेंगे। और उसके बाद थोड़ी बहुत फिल्टर एंड मैप, बस इतनी चीज़ें देखने वाले हैं, ज़्यादा एडवांस हम नहीं जा रहे होंगे आज। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा कुछ बचता भी नहीं है कॉटलिन के अंदर। आप एंड्रॉइड स्टूडियो भी में भी देखोगे जब हम एंड्रॉइड में कोड कर रहे होंगे कि इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि आपको कॉटलिन करने तो कॉटलिन बेसिकली आप एंड्रॉइड के लिए कर रहे होते हो, राइट? तो एंड्रॉइड के लिए कर रहे हो तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ऑलरेडी सपोर्ट आता है कॉटलिन का। लेकिन अगर आपको कॉटलिन सिर्फ ऐसे सीखनी है जस्ट तो मैं बता देता हूँ, एक इक्लिप्स है, दूसरा अगर आपके पास इंटेलिजे करके एक IDE आती है, इंटेलिजे की IDE, वो अगर आपके पास इंस्टॉल है तो भी अच्छी बात है, वरना आज हम ब्राउज़र के अंदर करने वाले हैं अपने क्रोम या फिर अगर आपके पास मोजिला कोई भी ब्राउज़र है उसके अंदर आज हम कॉटलिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके एक प्ले ग्राउंड दे रखा उन्होंने जिसके अंदर हम प्ले कर सकते हैं कॉटलिन लैंग्वेज के साथ, कॉटलिन लैंग्वेज को बेसिकली ऑनलाइन कंपाइल कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर जाके हम कर रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, तो ये रहा इक्लिप्स के अंदर इक्लिप्स मार्केट प्लेस, हेल्प में गया, हेल्प के बाद इक्लिप्स मार्केट प्लेस, और इसके अंदर अगर आप सर्च करोगे कॉटलिन तो कॉटलिन का आपको मिल जाएगा। तो ये वाला प्लगइन देख रहे हो, कॉटलिन प्लगइन फॉर इक्लिप्स 0.8.20, ये वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, इक्लिप्स को रिस्टार्ट करना है, रीलोड करना है और आपका ये कॉटलिन वाला प्लगइन आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक नया कॉटलिन प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू, और उसके बाद प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉटलिन प्रोजेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे फर्स्ट कॉटलिन प्रोजेक्ट, और यहाँ पर अपनी लोकेशन बता दो कहाँ पे सेव करना है, मैं अपने डिफॉल्ट लोकेशन में सेव कर रहा हूँ इसे, एंड हिट फिनिश, और आपका ये फर्स्ट कॉटलिन प्रोजेक्ट बन के तैयार है। ठीक है, सोर्स में जाएंगे और एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नाम मैं दूंगा माय कॉटलिन फाइल .kt, तो जैसे .java होता है जावा के लिए, यहाँ पर कॉटलिन के लिए होता है .kt, एंड हिट फिनिश, और आपकी कॉटलिन फाइल तैयार है। देख लो इसके ऊपर एक छोटा सा कॉटलिन का बन के आ रहा है निशान, और यहाँ पर आप अपना कॉटलिन का कोड लिख सकते हो, अपना स्टार्ट कर सकते हो आप, फंक्शन मेन और सब कुछ यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल चुका है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं करने वाले यार, हम करेंगे एक और अच्छी जगह पर। तो आपको कॉटलिन अगर थोड़ी बहुत सीखनी है बस, अगर एंड्रॉयड से पहले आपको कॉटलिन के ऊपर अपना हाथ आजमाना है तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, आपको आना है यहाँ पर कॉटलिन की वेबसाइट पर, तो kotlinlang.org, इसके अंदर ऊपर कुछ ऑप्शंस दे रखे इन्होंने। सबसे पहले ये प्ले ग्राउंड है, दूसरा कुछ हैंड्स ऑन, मतलब थोड़े बहुत एग्जाम्पल वगैरह। यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमें जाना है और एग्जाम्पल्स के अंदर इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिलने वाली है आपको। ठीक है, और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, कॉटलिन ने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, इससे बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन मैंने किसी लैंग्वेज की आज तक नहीं देखी है, हैंड्स डाउन। मतलब इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बना रखे, हर चीज़ आपको रेडली एक्सेसिबल है। ये देख रहे हो ये वाला कोड, यहीं से आप इसे डायरेक्टली रन कर सकते हो, और यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैं चाहूँ तो इनके इस वेबसाइट के अंदर ही चेंज कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखूँगा मैं हेलो अनुज और रन करूँगा मैं, यहाँ पे हेलो अनुज प्रिंट हो गया। ऐसे करके आप सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स कंडीशन, आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब भैया
कि यार ये एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है कि आप फंक्शंस को एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। मतलब जहाँ पर आप वेरिएबल्स यूज़ करते हो वहाँ पर आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप फंक्शंस को वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो, और एज ए रिटर्न टाइप फंक्शन भी आप रिटर्न करा सकते हो किसी दूसरे फंक्शन से। ऊपर यहाँ पे प्लेग्राउंड ऑप्शन दिख रहा है कॉटलिन के अंदर। प्लेग्राउंड के अंदर आप बेसिकली कॉटलिन के अंदर कोड कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर ही। कॉटलिन प्लेग्राउंड इज एन ऑनलाइन सैंडबॉक्स टू एक्सप्लोर कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ब्राउज को सैंपल डायरेक्टली इन द ब्राउजर। ठीक है, तो इसके अंदर जरा मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, जैसे कि लिखते हैं प्रिंट, एंड कंट्रोल आर से रन होता है। कंट्रोल आर से मैंने रन किया और नीचे हेलो प्रिंट हो गया। तो बस इतना सिंपल था यार, कुछ भी कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। इक्लिप्स के अंदर आपको वो प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर बस अपना काम करना है तो इसके अंदर होता है कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं ना, जैसे आपके जावा या किसी भी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन होता है, तो फंक्शन बनाना कॉटलिन के अंदर आपको लिखना होता है फन। ठीक है, मेकिंग फंक्शन इन कॉटलिन इज फन। तो फन मेन एंड देन राइट प्रिंट हेलो। तो प्रिंट लिखा मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा system.out.println लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रिंट ही करना है, तो सिर्फ एक प्रिंट लिखो और आपका काम चल जाएगा। अगर आपको प्रिंट के बाद एक न्यू लाइन चाहिए तो लगाओ प्रिंट एलन, राइट। तो प्रिंट एलन लगाएंगे और उसके बाद अगर मैं लिखूंगा प्रिंट कंट्रोल आर से रन, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लगाऊंगा तो उसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है यार, स्ट्रिंग के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको डायरेक्ट यहाँ पे अपना कुछ नंबर डिफाइन करना है। से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो इसके अंदर वेरिएबल बनाने के लिए दो चीज़ होते हैं, वैर या वैल। तो वैर x = 5 बनाता हूँ, और इसके अंदर एक और चीज़, आपको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने जैसे सेमीकोलन लगाया था आउट ऑफ हैबिट, लेकिन सेमीकोलन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना सेमीकोलन के काम चल जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, तो डॉलर के बाद x लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर के बाद आप स्ट्रिंग के अंदर बता सकते हो इसे कि कौन सा वेरिएबल आपको यूज़ करना है। तो डॉलर के बाद x लिख दिया मैंने, तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे ये वेरिएबल यूज़ करना चाहता है डायरेक्टली इस स्ट्रिंग के अंदर। कंट्रोल आर एंड हेलो वर्ल्ड स्पेस 5 प्रिंट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। अगर हम यहाँ जाएँ तो हम ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स के अंदर इन्होंने दे रखा है स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। वेल ग्रीटिंग इक्वल्स टू कॉटलाइनर, ओके, एंड प्रिंट एलन हेलो, और ये देख लो डॉलर एंड ग्रीटिंग। तो डॉलर के बाद आप वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर ही, और वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पे हेलो कॉटलिनर प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें लिखनी है, मतलब थोड़ा सा एक बड़ा ब्लॉक इसके अंदर एग्जीक्यूट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो आप ये भी लगा सकते हो कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी। प्रिंट्स अ स्ट्रिंग विद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन स्टार्ट्स विद अ डॉलर एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। तो आप पूरी पूरी एक्सप्रेशन इस स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हो, और इस एक्सप्रेशन के अंदर जो लास्ट लाइन होगी वो बेसिकली प्रिंट हो जाएगी, आपकी जो भी वो रिटर्न करेगी वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में इसके अंदर। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंड स्लैश से आपका ये कमेंट और अनकमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप कैसे बनाते हो, तो आप चाहो तो लिखो वेर एक्स ऑफ टाइप इंट = 5, ये सिंटैक्स होता है इसके अंदर। तो वेर हर इस वेरिएबल की स्टार्टिंग इसके अंदर वेर से होती है। ठीक है, उसके बाद आप बताते हो वेरिएबल का नाम, उसके बाद ये लगाते हैं हम कोलन। आपको आदत नहीं होगी लगाने की ज़्यादा, लेकिन कॉटलिन के अंदर हम कोलन ही लगाते हैं हर चीज़ के अंदर, जब हमें बताना होता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। ठीक है, या फिर क्या टाइप की रिटर्न करने वाली है, किस टाइप की वैल्यू है, तब हम यहाँ पे ये कोलन लगा रहे होते हैं। कोलन का और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो ये इंट टाइप का है x = 5, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी कि इसकी वैल्यू 5 रहने वाली है। एक दूसरा तरीका होता है वेल y ऑफ टाइप इंट लेट्स से = 10। एक बनाया मैंने वेर, एक बनाया मैंने वेल, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली वेर वो वाले वेरिएबल होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, जिनको आप बाद में कभी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = 20, तो मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, और ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ y = 25, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि y एक वैल है, और वैल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। म्यूटेबल और इम्यूटेबल के को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया गया इस लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ये चीज़ ना, एक जो नॉन इम्यूटेबिलिटी होती है ना, बेसिकली म्यूटेबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है काफ़ी बार कोड के अंदर। और एक डिज़ायरेबल ट्रेट नहीं होता किसी भी कोड का कि आपका कोड के अंदर आपने ऐसे वेरिएबल बना रखे जो बाद में चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अलग सपोर्ट है। और वैल वो है जो कि चेंज नहीं हो सकते। अब जरा मैं चला के देखता हूँ इस कोड को, कंट्रोल आर प्रिंट करिएगा, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, द वैल्यू 25 असाइंड टू वैल इंट डिफाइंड इन मेन इज नेवर यूज्ड।
और ये कह रहा है जो आपने जो पहले वैल्यू बनाई थी उसको यूज़ ही नहीं किया कभी। तो वैल कैन नॉट बी रीअसाइन, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, एक इम्यूटेबल चीज़ है, उसको आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते। तो ये था आपका वेर एंड वैल। तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि वेर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग इक्वल्स टू अनुज, ठीक है, एंड हम इसे प्रिंट कर सकते हैं नेम इज $name, नेम इज अनुज, ठीक है, सिंपल था। एक और चीज़, अब ये ना कॉटलिन को पता है कि ये जो इक्वल टू के बाद जो चीज़ है ना ये इसका टाइप है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिट करने की जरूरत, एक्सप्लिसिटली आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि ये इंट का टाइप है। तो आप चाहो डायरेक्ट ये उड़ा सकते हो, आप बोल दो वेर x इक्वल्स टू 5, तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये इंट टाइप का ही बात कर रहा है। आप यहाँ से ये इंट हटा सकते हो, इंट हटा दोगे तो भी काम चल जाएगा। आप यहाँ से ये स्ट्रिंग हटा सकते हो, तो समझ जाएगा कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग ही स्टोर किया हुआ है इसने, ठीक है। तो वेर नेम इक्वल टू अनुज, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोड चलेगा आपका। तो समझ गया कि जो नेम है उसका टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ये करते हो, देखते हैं आप क्या होता है। तो बोला था इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग, तो इसलिए समझ चुका है कि जो नेम बनाया था आपने ये एक स्ट्रिंग टाइप का था, और ये जो लैंग्वेज है इस टाइप स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब ये जो टाइप है उसका ख्याल रखती है हमेशा। तो आपने जो नेम बनाया था वो स्ट्रिंग टाइप का बनाया था, और आप उस नेम के अंदर एक इंटीजर वैल्यू डालने का ट्राई कर रहे हो, तो ये चीज़ एरर दे देगी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं नलेबिलिटी के बारे में। तो जावा के अंदर एक कंसेप्ट होता है यार कि आपका जो वेरिएबल्स होते हैं वो कई बार आपने देखा होगा एक ना नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपका काफ़ी बार आ जाता है। अगर आपने बहुत सारी डेवलपमेंट कर रखी है, अगर ऑलरेडी आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रखे हो जावा के अंदर, तो आपने काफ़ी बार देखा हो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक काफ़ी बार आता है, और वो दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि काफ़ी बार हम भूल जाते हैं नल चेक करना और वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। कॉटलिन ने उसको काफ़ी अच्छा कर दिया उस चीज़ को, कि आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन से डील करने का काफ़ी अच्छा एक तरीका कॉटलिन के अंदर निकाल लिया इन्होंने। और वो क्या है जरा हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक नल टाइप का आप वेरिएबल एक्सप्लिसिटली बना सकते हो कि ये वेरिएबल जो है ये नल टाइप का है, और एक जो सारे जो कॉटलिन के अंदर वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन नल होते हैं। आप चाहो तो एक नल टाइप का वेरिएबल बना सकते हो, जरा वो देखते हैं वो कैसे होता है। तो आप लिखते हो वेर माई नेम इक्वल्स टू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, इसके आगे लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो समझ गया कि ये एक नल टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर आप एक नल वैल्यू ऐसे डाल सकते हो। अगर ये आप नल टाइप नहीं लगाते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, और तब आप इसके अंदर ये नल डालने का ट्राई करते, तो देखते हैं क्या होता। तो ये कह रहा है नल कैन नॉट बी असाइन टू अ नॉन नल टाइप स्ट्रिंग। तो दो टाइप की स्ट्रिंग हो गई, एक हो गई आपकी नल टाइप स्ट्रिंग और एक हो गई आपकी नॉन नल टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और ये कह रहा है कि नल को आप एक नॉन नल टाइप स्ट्रिंग के अंदर नहीं डाल सकते। तो एक अगर हमें नल टाइप स्ट्रिंग बनानी है तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग के आगे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। बेसिकली डेटा टाइप के आगे अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दी तो वो एक नल टाइप वेरिएबल बन जाता है। तो अब देखेंगे तो अब ये चल जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या ये चीज़ नल है या नहीं है, वो हम जरा देखेंगे आगे जाके, ठीक है। एक बेसिकली आपको इफ एल्स तो पता है, इफ एल्स से आप चेक करते हो जावा के अंदर। तो हम इफ एल्स ही लगाते थे कि इफ़ माई नेम इज़ नॉट नल, तब कुछ काम करो ना। जावा के अंदर ये इस तरीके से नल चेक करते हैं जिससे कि हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए, कि हम उसका नॉन नल करके चेक कर लेते हैं और फिर हम वो काम करते हैं जिससे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए। यहाँ पर एक और स्मार्ट तरीका है जिससे हम वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो थोड़े बाद में देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल R, और अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं आपके बेसिकली इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। और एक इसके अंदर वैन करके होता है, जो आपका स्विच केस आपने वहाँ देखा था जावा के अंदर, वैसे यहाँ पे एक वैन करके होता है। जरा उन दोनों को देख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये सारा मैं करता हूँ कमेंट, कंट्रोल/ से कमेंट, कंट्रोल/ से अनकमेंट, और अब हम लिखते हैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन। तो इफ़ लेट्स से एक मैं बनाता हूँ वैल एज इक्वल्स टू 23, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया ऐसे ही, मतलब कुछ भी रैंडमली लिख दिया है कि अगर आपकी एज 40-24 है तो आप वोट दिस, यू कांट वोट और एल्स प्ले एट होम। चला के देखते हैं इस कोड को क्या होता है। तो आपका प्रिंट हो रहा है प्ले एट होम, क्योंकि एज आपकी 23 और यहाँ पे एल्स कंडीशन में वो चला गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इफ एल्स इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जावा से। एक और अच्छी चीज़ है इसके अंदर, वो क्या कि आप इफ एल्स से डायरेक्ट चीज़ों को रिटर्न कर सकते हो। तो जो मैं पहले कह रहा था ना आपको कि इसके अंदर जो आपके वेयर्स आपके होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे सपोज करो आपका मैं बोलता कि एक ना वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको
10 सेट करनी है अगर आपकी कोई कंडीशन मीट होती है, वरना 20 सेट करनी है। ठीक है, जरा एग्जांपल से बताता हूँ आपको। तो इफ एल्स के अंदर जो लास्ट एक्सप्रेशन होती है वो आपकी रिटर्न कर सकती है, और वो कैसे कर रही है, तो जैसे आप यहाँ पर कुछ भी कर लो अपना काम, जैसे अपना काम करो कि अगर ट्रू है कंडीशन तो अपना हम काम करेंगे कि इनसाइड ट्रू। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ होगी ना, लास्ट एक्सप्रेशन, वो आपकी रिटर्न हो जाएगी अपने आप। जरा देखते हैं, कंट्रोल आर किया मैंने और मैंने नीचे वैल्यू प्रिंट करी है और यहाँ पे लिखा है इनसाइड ट्रू एंड देन इसने 10 प्रिंट कर दिया अपना। ठीक है, क्यों 10 प्रिंट किया, क्योंकि वैल्यू के अंदर अब वैल्यू आ चुकी है 10। और 10 कैसे आई, क्योंकि इफ ट्रू, तो इफ ट्रू है मतलब ट्रू पहले वाले ब्लॉक में चला जाएगा ये, और इसने अपने आप ये 10 रिटर्न कर दिया क्योंकि 10 इसकी लास्ट स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो आप इससे ये काम कर सकते हो और आपको एक वैर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका वैल से काम हो गया। अब हम इसे करते हैं कमेंट और आगे मूव करते हैं। एक होता है आपका वैन। अब वैन देखते हैं जरा कैसे काम करता है। तो वैन इज लाइक जैसे आपका स्विच केस होता था उसके अंदर, जावा के अंदर, वैसे यहाँ पे वैन होता है। जैसे कि सपोज करो एक बनाता हूँ मैं वैल नेम, और उसके बाद हम यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे ब्लॉक्स होंगे, जो हमारे जो केसेस होंगे, केसेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो नेम इज अनुज डू दिस। ठीक है, तो हमें ये लगाना है, इसके अंदर एक एरो साइन बनाना है। एरो साइन बनाने के लिए कैसे, एक आपको ये इसे कहते हैं हाइफन एंड देन ये राइट वाला साइड, राइट वाला एरो। ठीक है, ग्रेटर देन। तो अनुज अगर है तो आपको ये काम करना है। क्या काम करना है, तो आप यहाँ पे अपना वो काम डिफाइन कर दो कि प्रिंट कर दो लेट्स से ऑसम, और अगर कुछ और है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर हेलो है ये काम करना है। ठीक है, एक और होता है इसके अंदर एल्स लिख सकते हो आप। एल्स किस काम आएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो फाइनली एल्स ब्लॉक में चला जाता है ये, और एल्स के अंदर आप लिख सकते हो, इसे मैं चलाता हूँ, एक्सपेक्टिंग दिस। ओके सॉरी, एल्स के बाद हमने ये नहीं लगाया एंड देन रन। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया ऑसम, क्योंकि नेम जो था वो था अनुज। ठीक है, अगर हम नेम को कर देते हैं हेलो तो ये कर देगा आपका वाओ प्रिंट, और अगर हमने नेम को कुछ और कर दिया लेट्स से ये हेल, तो ये लिख देगा कुछ भी। तो इस तरीके से आपका वैन ब्लॉक काम करता है इसको। और वैन ब्लॉक भी सिमिलरली आपका इफ एल्स की तरह है, इसके अंदर भी जो लास्ट एक्सप्रेशन होती है किसी भी ब्लॉक के अंदर वो रिटर्न करती है चीज़ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं। वैसे प्रिंट तो कुछ रिटर्न नहीं होता, प्रिंट आपका बेसिकली मैं बता देता हूँ, एक बार जरा चला के देखते हैं। तो वैल्यू वैल लेट्स से एक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ से मैं एक्स ले लेता हूँ और जरा एक्स को प्रिंट करके देखते हैं कि एक्स क्या चीज़ है। तो ये वैन ब्लॉक जो है मेरा एक्स रिटर्न कर रहा है, जरा एक्स को देखते हैं क्या है। तो एक्स है हमारा, देख रहे हो यहाँ पे कॉटलिन डॉट यूनिट। तो एक यूनिट टाइप का डेटा टाइप होता है कॉटलिन के अंदर, और यूनिट बेसिकली होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर कुछ भी डेटा टाइप नहीं होता तो वो होता है आपका यूनिट डेटा टाइप। और एक उसके अंदर होता है एक एनी। एनी मतलब किसी भी टाइप का डेटा टाइप इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, एक होता है यूनिट, एक होता है एनी। यूनिट मतलब कुछ भी नहीं, एनी होता है सारा कुछ। मतलब जैसे कि जावा के अंदर होती है ना एक ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के सारे चिल्ड्रन होते हैं, वैसे यहाँ पे एक होता है एनी। एनी के सारे चिल्ड्रन होते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एरेज वगैरह के बारे में कि एरे अगर आपको बनाना है इसके अंदर तो कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी फंक्शनैलिटी दे रखी है आपको यहाँ पास कि आप एरे बना सकते हो। सपोज करो आपको एक एरे बनाना है लेट्स से नेम्स, तो आप लिख सकते हो एरे ऑफ, और उसके बाद अपने डिफाइन कर दो कि आपको कौन कौन से नेम बनाने हैं। लेट्स से अनुज, शिवम। ठीक है, लेट्स से तो इस टाइप के आपने नेम्स डिफाइन कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम चाहें तो इनको प्रिंट कर लेते हैं नेम्स को। ओके, तो यहाँ पर नेम्स आपके इस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं जैसा कि होना भी चाहिए, क्योंकि नेम्स हैं, नेम्स का कोई टू स्ट्रिंग फंक्शन होता नहीं, सॉरी एरे है, एरे का कोई टू स्ट्रिंग फंक्शन होता नहीं है। तो ये इसने पूरा का पूरा नेम्स प्रिंट कर दिया। आपको अगर एक एक करके सारे नेम प्रिंट करना है तो एक फॉर लूप हम लगा सकते हैं इसके अंदर। जरा फॉर लूप भी देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं इसके लिए फॉर नेम, तो ये आपका होता है फॉर लूप, जैसे आपका फॉर ईच लूप होता था जावा के अंदर, वैसे यहाँ पे एक फॉर ईच लूप टाइप ही है ये, जिसके अंदर आप डिफाइन करते हो ये वेरिएबल, उसके बाद इन नेम्स। तो फॉर नेम इन नेम्स प्रिंट दिस। आपकी जो एरे ऑफ है ना, ये एरे है, ये एक एरे रिटर्न कर रहा है इन सभी चीज़ों का, और ये
बेसिकली काफ़ी सारे आपको फंक्शंस देता है। जरा वो फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर आप लिखोगे ना नेम्स डॉट, तो थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन आपको सारे फंक्शंस आपको बता देगा ये, कि आपको ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे इसके अंदर। एज लिस्ट, एज सीक्वेंस, एसोसिएट, बाइनरी सर्च आप डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ से। क्लोन अगर बनाना है उसका तो वो आप कर सकते हो, कॉपी करना, ड्रॉप करना किसी एलिमेंट को, फाइंड किसी एलिमेंट को करना, फिल्टर करना है, मतलब कि इस एरे में से कुछ एलिमेंट को फिल्टर करना, वो सब देख रहे हैं, वो सब हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। तो वो सब आप कर सकते हो। मैप इसके अंदर फंक्शन होता है एक। तो बहुत ही सारे फंक्शन इसके अंदर दे रखे हैं, आप चाहो तो सारे फंक्शन देख सकते हो। लेंथ निकालना, लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो नेम्स डॉट फॉर ईच करके आता है एक। और फॉर ईच बेसिकली एक हाई लेवल फंक्शन है, जो कि अभी मैंने बताया था हाई ऑर्डर फंक्शन, जो कि क्या करता है, एक फंक्शन इनपुट लेता है और फिर उसके ऊपर कुछ काम करता है, ठीक है। और वो हम इसको दे सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कि नेम डॉट फॉर ईच और उसके बाद प्रिंट इट। इसने यहाँ पे देख रहे हो प्रिंट कर दिया। तो फॉर ईच बेसिकली एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जो कि जावा सॉरी कॉटलिन के अंदर दे रखा है। और ये बेसिकली क्या काम करता है कि ये एक ऐसे फंक्शन को इनपुट लेता है जो कि स्ट्रिंग ले रहा है और फिर उसके ऊपर कुछ काम करता है, जो कि आपने यहाँ पे बता रखा है कि क्या काम करना है। तो ये हमारे हो गए एरेज और ये हो गया आपका फॉर लूप। फॉर लूप को लिखने के और भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है इसके अंदर रेंज। ये सब चीज़ें ना जरा यहाँ देखते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आप पूरा का पूरा कॉटलिन, मतलब अगर आपको जावा ऑलरेडी आता है तो एक दिन के अंदर पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो यार। जो भी इसका इन्होंने लिखा हुआ है ना, वो सारा कोड आप यहाँ कर सकते हो। मतलब जो चीज़ मैं आपको वहाँ पर करके दिखा रहा हूँ वो सब यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी है। अच्छा, एक होता है लिस्ट ऑफ, जिससे कि आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। और ये बोलोगे आप भैया यहाँ तो बिना मेन फंक्शन के काम हो रहा है, यहाँ पे आप प्लस क्लिक करो तो ये आ गया आपका मेन फंक्शन, ठीक है। ये मेन फंक्शन भी आपका आ गया, इसको हटा देते हैं। तो वैल केक्स इज अ लिस्ट ऑफ कैरेट, चीज़ एंड चॉकलेट, और उसके बाद उन्होंने फॉर लूप लगा दिया। ये फॉर लूप हो गया आपका एक वाइल लूप भी होता है सिमिलरली, जैसा वाइल लूप आपका जावा के अंदर होता है वैसा ही वाइल लूप यहाँ पे भी आपका। तो ये वाइल लूप है और ये आपका डू वाइल लूप है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, जावा वाले लूप के जैसे ही हैं। एक होता है रेंजेस। तो रेंजेस जावा कॉटलिन के अंदर दे रखा है इन्होंने, और इससे आप ये चीज़ कर सकते हो। देख लो 0.3, 0.3 से क्या होता है ना, एक टेम्पररी आपकी लिस्ट निकल के आ जाती है, टेम्पररी लिस्ट, और उसके अंदर आप इटरेट कर सकते हो। तो फॉर आई इन 0 to 3, इसको हम कहते हैं रेंज 2 भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो फॉर आई इन 0 रेंज टू 3 प्रिंट आई। तो ये हो क्या रहा है, जरा प्रिंट करके देख लेते हैं, इसे चलाते हैं। तो यहाँ देख लो 0 1 2 3 प्रिंट कर दिया इसने, 0 से लेकर 3 तक सारा प्रिंट कर दिया। फॉर आई इन रेंज 2 to 8 स्टेप 2, मतलब अगर आपको दो के स्टेप, मतलब स्टेप छोड़ के लिखना है तो आप लिखोगे ये, तो 2 4 6 8, ठीक है। तो पहले 2 प्रिंट किया इसने, फिर स्टेप अब आया 2 का, पहले था स्टेप 1 का। बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है 1 का, लेकिन अगर आप डिफाइन करते हो तो स्टेप 2, तो ये दो के स्टेप छोड़ के अपना प्रिंट करने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा फॉर आई इन 3 डाउन टू 0, ऐसे इसके अंदर डाउन टू होता है। ये होता है आपका रेंज 2। रेंज 2 आपका ऊपर बढ़ाने के लिए, डाउन टू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आपको कब तक चलाना है। ये रेंजेस आर यूजफुल इन इफ कंडीशन। तो यहाँ पर इफ एक्स इन 1 to 5, हाँ ये एक बहुत ही सही चीज़ है कि अगर आपको चेक करना है कि एक्स इन 1 to 5, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इन जो होता है ना, इन बेसिकली जैसे पाइथन अगर आपको आती है तो पाइथन के अंदर इन होता था, जो आपका चेक करता था कि क्या ये चीज़ इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि क्या 2 इस रेंज में है, क्या 1 to 5, 1 to 5 मैंने आपको बताया एक टेम्परेरी लिस्ट आपको रिटर्न करता है। तो क्या ये जो 2 है ये इस 1 to 5 वाली लिस्ट के अंदर है, अगर है तो प्रिंट कर दो। सिमिलरली यहाँ पर नॉट इन होता है, नॉट इन इज द ऑपोजिट ऑफ इन। तो ये हो गया आपका फॉर लूप, और इसके अंदर हमने देखा कैसे रेंज काम करती है हमारी। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आपको एक बार बस जाके देखना है और एक आध बार इसको रन कर लेना, आप सीख जाओ कैसे आपके ये काम करते हैं। ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब जरा कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे आपकी एरेज और लिस्ट होती हैं जावा के अंदर, सेट मैप ये सब होते हैं, वैसे यहाँ पे भी इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, और उनके साथ बहुत ही सारे फंक्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं जिनसे हमारा काम बहुत आसान होता है। जैसे मिन मैक्स करके फंक्शन दे रखे हैं, जिनसे आपका लिस्ट के अंदर आपको मिनिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है। इस टाइप की चीज़ें आप एक चुटकी में कर सकते हो बिना अपना फॉर लूप लिखे हुए खुद का, ठीक है। तो ये लिस्ट है आपकी, और लिस्ट हमने देखी लिया कैसे बनती है। जैसे ये एरे ऑफ लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ, और ये प्रिंट कर देगा आपका। सेम काम होगा यहाँ पे, रन करते हैं इसे, सेम काम हो रहा है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट नेम्स 0, और ये भी आपका
अनुज प्रिंट करेगा, ठीक है। पहला वाला अनुज इसका ही है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसने ये अनुज प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ये तो ठीक है, एक्सेस करने का तरीका ये हो गया, कूल है, ये तो हमने देखा हुआ ऑलरेडी। लेकिन आप अगर ये करना चाहो कि नेम्स 0 इक्वल्स टू लेट्स से कुछ और करते हैं, कुछ और, तो ये हमें करने नहीं दे रहा। और यहाँ पे काफ़ी सारे एरर दे दिए इन्होंने। बेसिकली क्या होता है कि आपने जो मैंने आपको बताया था म्यूटेबल और इम्यूटेबल को काफ़ी सीरियस ले रखा है यहाँ पे, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि ये जो लिस्ट है ना, ये बेसिकली इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब इस लिस्ट को आपने एक बार बना दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो अब आप इस लिस्ट के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर आपको छेड़छाड़ करनी है जिससे कि आपका कोड थोड़ा बगी भी हो सकता है, तो उसका ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि ये जो लिस्ट है मुझे एक म्यूटेबल लिस्ट चाहिए। तो म्यूटेबल लिस्ट बनाने के लिए आपको लिखना होता है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ठीक है। तो म्यूटेबल भी होता है, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ बनाओगे आप, तो अब आप ये काम कर सकते हो। तो आपने लिखा नेम 0 कुछ और आपने प्रिंट कर दिया नेम 0, तो आपका प्रिंट हो रहा है कुछ और, ठीक है। एक और चीज़ करके देखें, इसके अंदर नेम्स मैंने लिख दिया, इसके अंदर लिखता हूँ 1। अब चलाते हैं इसे, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब आप इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हो, इसके अंदर मैंने नंबर भी डाल दिया। मैं ज़रा प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल R, तो यहाँ पे सारे नेम्स प्रिंट हुए, उसके बाद 1 भी प्रिंट हो गया। तो आप एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, डबल भी डाल सकते हो। इस लिस्ट में आप अपने एक नया क्लास का ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लिस्ट बन जाएगी। जितनी भी चीज़ें आप डालोगे उन सभी की लिस्ट बन जाएगी। ये चीज़ आपकी पाइथन में होती थी, जावा के अंदर आपकी नहीं होती, कॉटलिन ने ये चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप डिफाइन कर सकते हो कि ये जो मेरी जो लिस्ट है ये स्ट्रिंग टाइप की ही हो सकती है। तो इसके अंदर आप एक्सप्लिसिटली बता दो कि ये स्ट्रिंग टाइप की होगी, ऐसे ही। तो ये जेनेरिक होता है, तो आपने बता दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो इसके अंदर जैसे मैंने नंबर डाल रखा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये दे रहा है द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आप इंटीजर नहीं डाल सकते, और इसने एरर थ्रो कर दिया आपको। तो आप इस तरीके से बच सकते हो। और यहाँ पर से मैं ये हटा देता हूँ, तो अब ये चल जाएगा, ठीक है। इसने प्रिंट कर दिया सब कुछ। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। इसी तरीके से आपका काम करता है, बाकी सारे भी आप देख सकते हो। इसके अंदर मैप कैसे काम करता है, ठीक है, और सेट कैसे काम करता है। ज़्यादा मुश्किल है नहीं कुछ भी। मैप के अंदर आपके की वैल्यू पेयर डलते हैं, सेट के अंदर आपके नॉर्मल एक ही चीज़ डलती है, और इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ये। मतलब नॉर्मल एंड्रॉइड के अंदर आप मैप और सेट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं इसको आपके खुद के पढ़ने के लिए छोड़ देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस भी रखे, देखें मेन मैक्स। आप डायरेक्टली एक लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट ऑफ 1 2 3, और लिस्ट डॉट मैक्स, लिस्ट डॉट मिन, इस टाइप के फंक्शंस भी आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारे मेथड्स जाके खुद एक्सप्लोर करो, और हम बढ़ते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको देते हैं। तो अगर आपको एक फंक्शन बनाना है कॉटलिन के अंदर, तो आपको यूज़ करना होता है कीवर्ड फन, ठीक है। उसके बाद आपको डिफाइन करना होता है कि फंक्शन का नाम क्या है। तो लेट्स से मैं बनाता हूँ फंक्शन ऑपरेशन, और इसके बाद हम इसके अंदर डाल सकते हैं कि क्या क्या ये वेरिएबल सपोर्ट करता है। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं वेरिएबल लेट्स से ए ऑफ टाइप इंट एंड देन बी ऑफ टाइप इंट, और उसके बाद हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं इसका रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप डिफाइन करने के लिए आप डिफाइन एक लगाते हो कॉलन, और उसके बाद आप डिफाइन कर दो कि इंट टाइप का रिटर्न टाइप है इसका, एंड देन दिस। तो थोड़ा सा फंकी सा सिंटैक्स हो गया ये। मतलब अगर आपने जावा देखा हो तो जावा के अंदर बिल्कुल अलग होता है, रिटर्न टाइप सबसे पहले लिखते हैं उसके बाद हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है बस। लेकिन यही अलग है, बाकी सारा अंदर जो भी काम होता है वो सेम होता है, तो बस थोड़ा सिंटैक्स में डिफरेंस होता है। लेट्स से मैं इसके अंदर एक प्लस ऑपरेशन करने वाला हूँ, तो रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। और इसको मैं कॉल कराता हूँ यहाँ से प्रिंट ऑपरेशन एंड लेट्स से 2 and 5। तो 2 and 5 का ऑपरेशन करेगा और ये रिटर्न कर देगा। इसे चलाते हैं, तो यहाँ पे 7 प्रिंट हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। 7 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये तो था एक नॉर्मल आम जिंदगी। इसके अंदर एक और मस्त काम कर सकते हैं आप, इसको हम बोल देते हैं कि थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी का। जैसे कि फंक्शन हमने बनाया, उसके बाद हमने लिख दिया, क्योंकि ये सिंगल लाइन फंक्शन था तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये अभी भी काम करेगा।
ठीक है। तो हमने इक्वल टू किया और ए प्लस भी लिख दिया। तो ये ही होता है यार एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा, कि इसके अंदर आपको फंक्शंस को आप एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो इक्वल्स टू ए प्लस भी लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये समझ गया कि जो भी रिटर्न होगा इस एक्सप्रेशन से वही मुझे इस फंक्शन के साथ काम करना है। तो ये ऐसा फंक्शन है जो कि दो चीज़ें ले रहा है, ए और बी, और उनको प्लस कर रहा है और रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, सपोज करो मुझे डिफाइन करना है कि जो ए है ना, अगर मैं ना पास करूं तो भी मेरा काम चल जाए कई बार। मतलब उसके लिए हम एक अलग फंक्शन आता है जहाँ पर थोड़ा सेंस बनाएगा ये। सपोज करो फंक्शन ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, इसे चलाते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया हेलो गुड मॉर्निंग। अब हम चाहते हैं कि कई बार ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ काम करे, जैसे आपका पाइथन के अंदर होता है। पाइथन में आप डिफाइन नहीं करते कि कई बार अगर आप नहीं चाहते कि ये वेरिएबल की वैल्यू मैं हमेशा इसके अंदर पास करूँ, तो आप उसके अंदर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट होता है। सिमिलरली यहाँ भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट होता है। आप डिफाइन करते हो कि ग्रीट स्ट्रिंग जो है अगर ये पास ना हो कभी, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये मान लो। तो अगर कभी आपने गुड मॉर्निंग पास नहीं किया तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लेगा ये, जैसे कि लेट्स से गुड नाइट। तो अगर आपने गुड मॉर्निंग पास किया तब तो ठीक है, ये गुड मॉर्निंग के साथ अपना काम करेगा। लेकिन अगर कभी आप ग्रीटिंग्स के अंदर गुड मॉर्निंग नहीं पास करना चाहते तो भी ये काम करेगा। ये नहीं बोलेगा कि आपने एक वेरिएबल पास नहीं किया, एक आर्गुमेंट पास नहीं की, और अब ये इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट। एक और चीज़ होता है इसके अंदर, आप नेम्ड आर्गुमेंट बना सकते हो। नेम आर्गुमेंट मतलब कैसे, कि आप बता सकते हो कि मैं कौन सा वाला आर्गुमेंट इसमें पहले डालूँ, कौन सा वाला आर्गुमेंट बाद में डालूँ। कई बार क्या होता है, एक बार हमने एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर सपोज करो 8 या 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जावा के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि वो आर्ग्यूमेंट जिस ऑर्डर में हमें दे रखे हैं उसी ऑर्डर में वो हमें आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस चीज़ से बच सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मुझे ये वाला आर्ग्यूमेंट का नाम याद आ गया तो मैंने ये वाला आर्ग्यूमेंट पहले डाल दिया, फिर ये वाला आर्ग्यूमेंट डाल दिया। तो आप वहाँ पर नेम से उनको आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हो। क्या कहना चाहता हूँ मैं, सपोज करो ग्रीट है और साथ में एक और चीज़ ये लेता है नेम। ठीक है, तो दो चीज़ें लेता है ये, नेम लेता है और ग्रीट लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बता सकते हैं कि जो नेम है ना, मुझे पहले याद आया कि ग्रीटिंग्स जो है ना वो पहले नेम लेता है। तो मैं लिखूंगा नेम इक्वल्स टू अनुज एंड देन ग्रीट इक्वल्स टू गुड इवनिंग। ठीक है, तो हेलो नेम। ठीक है, इसे चलाते हैं। तो ये भी चल रहा है, जबकि मैंने देखो नेम यहाँ पर बाद में डिफाइन किया है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर नेम्ड वेरिएबल का सपोर्ट है, इसका मतलब आप नेम से डायरेक्ट वेरिएबल भेज सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने बताया कि पहले नेम इक्वल टू अनुज एंड देन ग्रीट इक्वल टू गुड इवनिंग। तो आप अपने वेरिएबल के नाम को पहले लिख दो, उसके बाद बता दो कि कौन सा वेरिएबल पास कर रहे हो। तो आगे पीछे आप इनका ऑर्डर को कर सकते हो। साथ में अगर आपने ये भी डाल दिया इसके अंदर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप चाहो तो कभी कोई वेरिएबल स्किप कर दो, कभी कोई वेरिएबल मत दो। तो ये इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाता है, क्योंकि अगर ये वाली सेम फंक्शनैलिटी हमें जावा के अंदर अचीव करनी होती है तो हम वहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं, राइट। हमें अगर एक ऐसा मेथड बनाना है जो कि कभी एक इनपुट ले रहा है, कभी 2 ले रहा है, कभी 3 ले रहा है, तो उसके लिए हमें वहाँ पर एक मेथड ओवरलोडिंग लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सॉल्व कर दे रही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हम वो चीज़ ईजिली अचीव कर सकते हैं। नेम इक्वल्स टू ऐसे, अगर नेम कोई और ना मिले तो हेलो। तो अब चाहें तो कभी ग्रीट मिस कर दो, कभी नेम मिस कर दो, कभी आगे पीछे कर दो। ये वाली फंक्शनैलिटी आप ला सकते हो। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल आपका काम हो गया। ओके, अब आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों कॉटलिन को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके अंदर हाई ऑर्डर फंक्शन का सपोर्ट है यार, मतलब कि इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज पैरामीटर एंड और रिटर्न्स अ फंक्शन। तो ये बेसिकली हाई ऑर्डर फंक्शन वो होते हैं जो कि एज अ इनपुट फंक्शन ले सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं एक फंक्शन को। जरा देखते हैं कैसे हो रहा है ये। तो हम बनाएंगे फंक्शन विच इज़ एन ऑपरेशन, और उसके अंदर हम लेते हैं a ऑफ टाइप इंट, देन b ऑफ टाइप इंट, एंड देन उसके बाद हम इसके अंदर एक ऑपरेशन भी ले लेते हैं, ऑपरेट ऑफ टाइप फंक्शन। तो ये टाइप है फंक्शन का जिसके अंदर 2 चीज़ें लेते हैं हम, इंट एंड दिस रिटर्न्स इंट। अगर आपको एक ऐसा फंक्शन डालना है इसके अंदर जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता, तो आप यहाँ पे यूनिट डाल सकते हो और वो समझ जाएगा कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ नहीं रिटर्न करता। जैसे आपका वॉइड होता है जावा के अंदर, वैसे यहाँ पे यूनिट होता है। यूनिट मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता। तो ये हमारा फंक्शन हो गया।
एंड दिस फंक्शन रिटर्न्स इंट, और हम यहाँ पे वो फंक्शन बना सकते हैं अपना, और लेट्स रिटर्न दिस ऑपरेट ऑन ए एंड बी। तो सिंपल ये वही हो गया। अब जरा यहाँ पे हम इसे चला के देखते हैं। वेल आउटपुट इक्वल्स टू ऑपरेशन, डू ऑपरेशन ऑन दीज टू वेरिएबल्स 4 and 5, और इसके बाद हम पास करेंगे इसके अंदर एक ऑपरेट, जो ये है ना एक ऐसी चीज़ जो कि फंक्शन है, तो इसके अंदर फंक्शन पास करते हैं। फंक्शन बनाते हैं कैसे, तो करली ब्रेस लगेंगे हम, और इसके अंदर अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है, और अब इस फंक्शन के अंदर हम अपना कुछ भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन अपना एक लैम्डा फंक्शन है, और ये इनपुट ले रहा है 2 इंटीजर्स जिसको आप डिफाइन कर सकते हो खुद से। जैसे कि सपोज करो मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से ए एंड बी, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हम लगाएंगे ये, और उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इन फंक्शंस के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ पहले तो कि एडिंग दीज 2 numbers एंड देन डू द ऑपरेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो लास्ट जो एक्सप्रेशन होती है वो अपने आप रिटर्न कर देती है, आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए प्लस भी लिख दो, वो अपने आप रिटर्न कर देगा, और आपकी आउटपुट के अंदर वो रिजल्ट आ जाएगा, और इस आउटपुट को आप यहाँ पे प्रिंट करा लो। तो काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन टेंशन मत लेना यार बिल्कुल भी। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था इन सब चीज़ों को समझने में, और बिगनर जो होते हैं ना वो उनको समझ में जल्दी नहीं आता कॉटलिन में चल क्या रहा है, कैसे फंक्शन पास हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर आके सब कुछ उल्टा सीधे होने लगा था। अभी तक तो समझ में आ रहा हुआ, लेकिन जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करने आते हैं वहाँ पर थोड़ा आके ऊपर नीचे होने आते चीज़ें। लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम इसे बिल्कुल एक अच्छे लॉजिक से समझें। वो लॉजिक क्या है कि फंक्शन को एज अ वेरिएबल ट्रीट करो, ठीक है। जरा इसे चला के देखते हैं। एक्चुअली कुछ एरर आया, ऑपरेट ए बी, ओके, इंट इज ऑफ टाइप कैपिटल इंट, ठीक है, और टाइप मिसमैच इन्फर्ड इज यूनिट बट इंट वाज एक्सपेक्टेड। चला के देखते हैं इसे, कंट्रोल आर। ये कौन सी लाइन में रह रहा है, ऑपरेट ए बी। अच्छा ये यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे इंट आएगा क्योंकि रिटर्न इसे इंट करना है। चला के देखते हैं। एडिंग दीज 2 numbers एंड 9 आ गया आपका, 4 and 5 ऐड हुए और 9 आ गया। अब हुआ क्या, जरा ठीक से देख लेते हैं। तो हुआ क्या यार, सबसे पहले हमने ये फंक्शन कॉल किया ऑपरेशन वाला, जिसके अंदर हमने डाला 4 और 5। उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक ऐसा फंक्शन जो कि दो इनपुट लेता है, ए एंड बी, और दोनों इंटीजर हैं। तो इसने ये इंट डाला, और उसके बाद कुछ रिटर्न करता है ये। और रिटर्न क्या करता है ये, रिटर्न करता है फाइनल चीज़, फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये इसके ऊपर कुछ काम करेगा। हो सकता है आप ए और बी के ऊपर कुछ काम करना चाहते हो सकता है कि आप ए और बी को डबल करना चाहते हो, या फिर कुछ और करना चाहते हो। ए और बी के ऊपर वो ऑपरेशन कर लो। जैसे कि सपोज करो मैं ए और बी को स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई ए, और अब मैं अपना काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हमने किया। उसके बाद हमने ये सब पास कर दिया, ये तीनों चीज़ें पास कर दी, 4, 5 एंड दिस फंक्शन, ये हमने पास कर दिया। ये सब इसके अंदर कई चीज़ें, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अब, और ये एग्जीक्यूट होता है तो क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है एक ऑपरेट फंक्शन को। तो ये ऑपरेट फंक्शन बेसिकली ये है, और ये क्या करता है, ये इन 2 numbers को लेता है और प्लस कर देता है। तो इसने वो काम किया और रिटर्न कर दिया जो भी आउटपुट आया, और वो आउटपुट आपके इस आउटपुट में चला गया, और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। सिंपल था। इसे अब चला कर देखते हैं। तो अब ए स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो 4 स्क्वायर इज 16 + 5 = 21। वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। अच्छा ये वैल्स होते हैं, ओके, ए एंड बी आर वैल्स एंड दीज कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो अगर आपको ए स्क्वायर करना है तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, टेम्प वेरिएबल, एंड वी कैन कॉल इट टेम्प, एंड नाउ वी कैन डू अ टेम्प प्लस बी, और अब वो चल जाएगा आपका एडिंग दीज 2 = 21, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा टेम्प भी हम वैल बना सकते हैं ना। वैर्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर आप एक IDE के अंदर कोड कर रहे होगे, सपोज करो IDE इंटेलिजे या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कर रहे होगे, तो वो आपको इंटेलिजेंस बताता भी रहता है कि वैर्स क्यों लिख रहे हो, वैल कर दो इसको, मतलब वैर करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को। तो वैर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप अपनी क्लासेस वगैरह बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। तो वो सब बनाना भी इसके अंदर बहुत ही आसान है। मतलब सबसे आसान चीज़ इसके अंदर यही है कि आप जो बड़ी बड़ी जावा के अंदर क्लासेस होती है ना, उसको एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्लास बनाने के लिए क्या करना होता है, जैसे जावा में करते हैं, हम क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम, वैसे यहाँ पर सपोज करो मैं पर्सन क्लास बनाता हूँ एक,
तो पर्सन क्लास मैंने बना दी और बस खत्म। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पर्सन क्लास के आगे ये भी ना लगाओ, क्योंकि कर्ली ब्रेस ना लगाओ। अगर सिंपल खाली पर्सन क्लास बनानी है तो ये भी एक वैलिड चीज़ है, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट, तो हम डिफाइन करेंगे वैल दैट्स से p1 इक्वल्स टू पर्सन, खत्म, बन गया। ठीक है, इसे चला के देखते हैं, कुछ होगा नहीं लेकिन एरर भी नहीं आएगा। कह रहा है वेरिएबल p1 इज नेवर यूज्ड। हाँ, तो ये p1 को आपने कभी यूज़ ही नहीं किया, तो p1 का यूज़ कैसे करें। जैसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ p1 है क्या, अब चला के देखें। तो इसने प्रिंट कर दिया पर्सन एट ये। तो ऐसे ही आपका जावा के अंदर भी होता है, कोई भी आप ऐसे अपना वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसको आप बिना टू स्ट्रिंग के प्रिंट करने का ट्राई करते हो, तो इस तरीके की चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं इसके अंदर। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। अब हम इसके अंदर थोड़ी अच्छी चीज़ें डालना चाहते हैं। इसके अंदर सपोज करो मैं इसका नेम डालना चाहता हूँ, पर्सन के पास एक नेम है, नेम प्रॉपर्टी है, तो हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से। हम डिफाइन करेंगे वैल नेम। तो अब हमारे पर्सन के पास एक नेम है, तो अब इस नेम को अगर हमें इनिशियलाइज करते टाइम इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे करते थे, जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर बना देते और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डालते थे। वो चीज़ आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, आप एक पहले तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम डायरेक्टली इस नेम के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो एक अलग से कीवर्ड कंस्ट्रक्टर और उसके बाद आप चीज़ें लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को डायरेक्टली ओमिट भी कर सकते हो। डिफाइन करो पर्सन के आगे डायरेक्ट, और इसके अंदर सपोज करो मैं डालता हूँ एक नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और एक इनिट ब्लॉक बना सकते हैं हम, इनिट ब्लॉक, जो कि इनिशियलाइज होते टाइम अपना काम करेगा। और वो क्या करेगा, इस नेम के अंदर इसके आगे मैं लगाता हूँ अंडरस्कोर, जिससे इन दोनों नेम्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये नेम है इसकी प्रॉपर्टी, और ये नेम है जो हम स्ट्रिंग के अंदर पास कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देंगे इस कंस्ट्रक्टर वाली प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। आप यहाँ पे अपना नेम डाल दो, पर्सन का नेम सपोज करो है अनुज, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ p1 डॉट अनुज और सर p1 डॉट नेम। अब चला के देखते हैं इसे, कंट्रोल R। दिस प्रॉपर्टी मस्ट हैव अ टाइप एनोटेशन बी इनिशियलाइज्ड और बी डेलीगेटेड। ओके, सो हमारा ये वैल है नेम, और वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, तो इसको मैं लगा देता हूँ स्ट्रिंग, अब ये चल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने काफ़ी सारी लाइनों का कोड अभी भी लिखा है, हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इसको बता दो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा उड़ा देता हूँ मैं कोड। ठीक है, और चाहे तो इस पैरेंथेसिस को भी उठा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं हमने, और इस अंडरस्कोर को हटा देते हैं और इसको बना देते हैं एक प्रॉपर्टी। तो हमने जैसे ही वैल नेम लिखा तो अब ये इस पर्सन की प्रॉपर्टी बन चुका है, ये नेम इस पर्सन की प्रॉपर्टी बन चुका है, और अभी भी ये कोड काम करेगा। ठीक है, ये अभी भी अनुज प्रिंट कर रहा है। तो वो सारा जो इनिशियलाइज कर रखा था मैंने, सब कुछ कर रखा था, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर सकते हो कि इस चीज़ इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने डायरेक्टली क्लास की प्रॉपर्टी बना दी और इस सिंगल लाइन में आपका पर्सन क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी नॉर्मल क्लास कॉटलिन के अंदर। अब एक और चीज़ें देख लेते हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत और चीज़ें होती हैं। तो स्पेशल क्लासेज होती हैं, कुछ डेटा क्लासेज होती हैं। डेटा क्लास हमारी नॉर्मल मॉडल क्लासेज होती हैं। तो डेटा क्लासेज मेक इट ईजी टू क्रिएट क्लासेज दैट आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। Such classes are automatically provided with methods for copying, getting a string representation and using instances in collection. तो अगर आपको बेसिकली एक ऐसी क्लास बनाना है जिसके आपको इंस्टेंसेस को एज अ डेटा यूज़ करना है, उसके इंस्टेंसेस को डेटा प्रोवाइडर की तरह यूज़ करना है, तो आप डायरेक्टली एक लिखो डेटा, उसका देखो क्लास, और बस जो भी एक नॉर्मल पोजो क्लास होती है ना, जैसे प्लेन ओड जावा ऑब्जेक्ट क्लास, वो वाली क्लास आपकी यहाँ पे इस डेटा क्लास से बन जाएगी। देखें कैसे। तो इन्होंने क्या यूज़र बनाया जो कि नेम लेता है और एक आईडी लेता है, और इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया मेन, जिसके अंदर हमने ये एक यूज़र बनाया विच टेक्स एलेक्स एंड आईडी इज़ 1। प्रिंट एलन करेंगे इस यूज़र को, तो देखते हैं क्या होता है। तो प्रिंट एलन करेंगे तो अब टू स्ट्रिंग मेथड अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, और वो टू स्ट्रिंग मेथड ये है, सबसे पहले क्लास का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर नेम इज़ एलेक्स, आईडी इज़ 1। ये सब आपको खुद से टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर जावा के अंदर लिखना होता था, यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया आपके लिए। एक सेकंड यूज़र बनाया इन्होंने LX1 नाम से, एक थर्ड यूज़र बनाया विच इज़ max2, और देख रहे हैं कि क्या यूज़र 1 और सेकंड यूज़र बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कि जो यूज़र बनाया था आपने वो सेकंड यूज़र के बराबर है, ट्रू है। तो हाँ, एक होता है इसके अंदर डबल इक्वल टू, एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। दो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी इक्वल्स होते हैं ना, जावा के अंदर क्या होता है, एक डबल इक्वल टू होता है, लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट देखी तो कई बार देखते हैं वहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगा होता है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट भी है इसके अंदर। डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, तो डबल इक्वल टू चेक करता है कि क्या ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं, इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं
वो सेम है या नहीं है, ठीक है। तो इनके अंदर जाके इनकी वैल्यूज़ को चेक करता है वो। तो यहाँ पर हमने बनाए थे 2 यूज़र, पहला यूज़र था LX1 और दूसरा यूज़र भी है LX1, लेकिन ये दोनों अलग अलग मेमोरी के अंदर अलग अलग जगहों पर है। एक यहाँ पर है LX1, एक यहाँ पर है LX1, लेकिन इनके अंदर वैल्यूज सेम है। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा इक्वल टू, ठीक है, 2 बार इक्वल्स हमने लगाया, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, देख लो ट्रू। और ये चीज़ अगर हमें इंप्लीमेंट करनी होती है जावा के अंदर, तो हमें हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड अपने खुद से डिफाइन करने होते हैं, राइट। लेकिन वो हैश कोड एंड इक्वल मेथड इसने अपने आप डिफाइन कर लिया है बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज, बेस्ड ऑन नेम एंड ID, ठीक है। तो ये इक्वल आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, जबकि दोनों अलग अलग जगहों पे मेमोरी के अंदर। अच्छा, आपको देखना है कि 2 सेम रेफरेंस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको होता है ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है कि वो देखता है कि क्या ये दोनों के दोनों सेम मेमोरी को रेफरेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कोड में चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ ट्रिपल इक्वल टू, तो हाँ आप यहाँ पे अपने कोड को चेंज कर सकते हो, और इसे मैं करता हूँ रन। तो अब ये हमें देगा फॉल्स को दे रहा है, क्योंकि ये 2 अलग अलग जगहों पर है मेमोरी के अंदर। और ट्रिपल इक्वल टू आपका बेसिकली चेक करता है कि क्या ये सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। ऑब्जेक्ट कीवर्ड को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कीवर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट कीवर्ड क्या होता है कि आपको अगर एक ऐसी क्लास बनानी है जिसका वेरिएबल आपको बस एक बार यूज़ करना है, सॉरी जिसका इंस्टेंस आपको सिर्फ एक बार यूज़ करना है। जैसे आपका एक बार इंस्टेंस यूज़ करने का मतलब, जैसे आपने जावा के अंदर देखा हो सिंगलटन क्लासेस होती हैं। सिंगलटन क्लासेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले क्लास बनानी पड़ती है, उसका कंस्ट्रक्टर हमें प्राइवेट करना पड़ता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना पड़ता है, उसके अंदर एक गेट इंस्टेंस करके हम मेथड बनाते हैं, और फिर एक उस इंस्टेंस को हम इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद उसे बनाते हैं। वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लास के आगे लिख दो ऑब्जेक्ट क्लास, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास बन जाएगी। ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब क्या है कि ये एक सिंगलटन क्लास बन चुकी है और ये अपना ऑब्जेक्ट अपने आप दे देती है। और ये लेजी लोडिंग भी होती है इसके अंदर, मतलब जब तक आप इसे कॉल नहीं करोगे तब तक वो ऑब्जेक्ट बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन कॉटलिन वर्क द सेम वे एज मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। यूजुअली यू डिफाइन अ क्लास एंड देन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये हम नॉर्मली करते हैं। इन कॉटलिन यू हैव एन ऑब्जेक्ट कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ डेटा टाइप विद सिंगल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक ऐसी क्लास बनाने जिसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंगल हो, मतलब एक सिंगलटन क्लास। If you are a Java user, you want to understand what single means, you can think of a singleton pattern. It ensures that you only have one instance of class is created, and even if 2 threads try to create it, मतलब thread safe भी होता है ये। thread safe बनाने के लिए अलग मेहनत करनी पड़ती है जावा के अंदर, वो यहाँ पर thread safe होता है। To achieve this in Kotlin, you only need to declare an object, no class, no constructor, only a lazy instance. Lazy instance कैसे? Because it will be created once when the object is accessed, अदरवाइज इट वॉन्ट इवन बी क्रिएटेड। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो काफ़ी सारी अलग अलग फंक्शनलिटी दे दी अलग अलग कीवर्ड्स के साथ। ऑब्जेक्ट कीवर्ड है, सील्ड कीवर्ड है, डेटा कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड अलग अलग फंक्शनलिटी आपको दे देते हैं, जो कि हम अगर खुद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर अगर आपको घुसना है तो इतनी जितनी मैंने आपको बता दी कॉटलिन इतनी काफ़ी है। इतनी कॉटलिन के नॉलेज के साथ भी आप एंड्रॉयड में मूव कर सकते हो, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। जैसे जैसे आप इसके अंदर प्रैक्टिस करते रहते हो चीज़ों की, वैसे वैसे आप इसके अंदर और भी चीज़ें सीखते रहते हो। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि फ़िल्टर देख लेते हैं। फ़िल्टर क्या होता है? तो जैसे हमने एक लिस्ट बनाई थी, सपोज करो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, एक बनाते हैं लिस्ट। मैं इसमें से फिल्टर करना चाहता हूँ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं? तो नॉर्मल अगर आपको जावा के अंदर लिखना होता है तो जावा के अंदर आप फॉर लूप लगाते हो, उसके बाद कुछ कंडीशन लगाते हैं जिससे कि आपका फिल्टर होगा पता। इसके अंदर फिल्टर दे रखा आपको डायरेक्टली, तो लिस्ट डॉट फिल्टर, और इस फिल्टर मेथड के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि किस बेसिस पे फिल्टर करना है। तो फिल्टर भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है यार, और ये करता है, ये एक अभी फिलहाल एक इंट को लेगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये एक इंटीजर टाइप की लिस्ट है। वैसे हमने डिफाइन नहीं करी, लेकिन हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। अभी तक ये एनी टाइप की लिस्ट थी, अब ये इंट टाइप की लिस्ट बन चुकी है। और ये फिल्टर क्या है? ये बेसिकली एक इंट को लेगा और ये एक बूलियन रिटर्न करेगा। ये एक ऐसे फंक्शन को इनपुट लेगा जो कि एक इंट को लेगा और एक बूलियन रिटर्न करता है। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं वो फंक्शन। तो अगर आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो वो अपना इट नाम से बन जाता है अपने आप ही। तो इट नाम से अपने आप बन जाता है, आपको ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक अलग से ए भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ए लिख दोगे तो भी वो ए नाम से बन जाएगा, लेकिन आप चाहो तो इसे ऑमिट कर सकते हो और वो अपने आप एक इट नाम से बन जाएगा। और आप बोल सकते हो कि इट मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपको फिल्टर कर देना है। और लेट्स से यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लगा दूंगा एक फॉर ईच। इसे चला के देखते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो रहा है सिर्फ 2 and 8, जबकि आपकी यहाँ पे लिस्ट में था 1 2 5 8 3। तो ये आपका फिल्टर मेथड होता है। सिमिलरली एक मैप मेथड होता है। सपोज करो आप चाहते हो कि
इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, मतलब कि इंटीजर से कुछ और बनाना चाहते हो, सपोज करो इंटीजर से आप इसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो स्ट्रिंग इसके साथ। एक बात और यार, ये जो चीज़ है ना, ये कि ये लिस्ट को रिटर्न करता है, लेकिन ये जो लिस्ट आपको पता होगा ये तो एक म्यूटेबल लिस्ट है, इम्यूटेबल लिस्ट, और इम्यूटेबल लिस्ट आपकी चेंज हो नहीं सकती, तो ये आपकी नई लिस्ट रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप चाहो तो इसे एक न्यू लिस्ट के अंदर डाल सकते हो, और ये न्यू लिस्ट रिटर्न कर रहा है, और आप प्रिंट करोगे लिस्ट को और न्यू लिस्ट को, तो लिस्ट तो आपकी चेंज नहीं होगी, लिस्ट तो अभी भी यही रहेगी, एक न्यू लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर 2 और 8 डाला हुआ है। आप चाहो तो इसके अंदर एक मैप भी लगा सकते हो, तो मैप होता है जो कि आपके इस लिस्ट को चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो मैप भी बेसिकली एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जो कि इनपुट लेता है एक अभी फिलहाल एक इंट इनपुट लेगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है इंट टाइप की है, और रिटर्न करता है एनी, मतलब कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो आप उससे। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मैं चाहता हूँ इनका स्क्वायर प्रिंट स्क्वायर मिले मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब क्या होगा, चला के देखते हैं। डॉट लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, डॉट। तो अब यहाँ पे मिल रहा है 4 एंड 64। तो पहले मिला इसे 2 का इसने किया स्क्वायर और मिल गया इसे 4, और सिमिलरली 8 मिला, 8 का स्क्वायर किया इसने 64 मिल गया। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक फिल्टर होता है, एक मैप होता है। थोड़ी एडवांस अगर आपको लग रही होगी तो ज़्यादा टेंशन मत लेना यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिल्टर बेसिकली काम में आता है आपके फिल्टर करने के लिए, और मैप बेसिकली काम में आता है आपके इस लिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यही सब था यार, इसके अंदर ज़्यादा एडवांस में हम नहीं घुसते, क्योंकि कॉटलिन से अगर आपको सिर्फ एंड्रॉयड में मूव करना है तो इतने जो कंसेप्ट आज हमने देख लिए यही काफ़ी थे। आपको अगर थोड़ी एडवांस चीज़ें और देखनी है तो आप खुद से जाके देख सकते हो। इसके अंदर एक स्कोप फंक्शंस भी आप देख सकते हो। स्कोप फंक्शंस ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होते बेसिकली। लेट वाला तो बहुत ही जल्दी मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेट वाला बेसिकली आपका काम में आता है नलेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है, तो नलेबिलिटी चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि इफ़ माई नेम इज़ नॉट नल, ये करके लिखना पड़ता है, उसकी जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इफ़ माई नेम इज़ नॉट नल देन प्रिंट माई नेम एंड लेट्स मेक वेल माई नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग विच इज़ नल लेबल, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ नल फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैंने एक माई नेम नाम का वेरिएबल बनाया विच इज़ ऑफ टाइप नलेबल स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने नल वैल्यू डाल दी। और अगर मैं ये चलाता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसे चलाता हूँ मैं Ctrl+R और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इफ़ के अंदर ना लिखने के बजाय आप चाहो तो इसको एक स्कोप फंक्शन के अंदर डाल सकते हो, जो कि होगा आपका लेट। तो होगा माई नेम डॉट लेट, और इससे क्या होता है यार, इसके बाद आप ना वेरिएबल के बाद एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं खुद की। तो ये आपने करली ब्रेस के अंदर जो भी लिखोगे ना तो एज एन एक्सप्रेशन बनेगा। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे यार आपकी कोड की रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि इस वेरिएबल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर होंगी। और इस वेरिएबल को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, तो इट से एक्सेस कर सकते हो। इट आपको मिल जाएगा और इट से आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर लगा दें क्वेश्चन मार्क डॉट लेट, तो अब ये कोड, इसके अंदर वाला कोड तभी चलेगा जब आपका माई नेम नॉट नल होगा। तो जरा प्रिंट करते हैं माई नेम, और जरा इसे चलाते हैं तो अभी भी कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि माई नेम जो है वो नल है। लेकिन माई नेम को नल से हटा के मैं कुछ और करता हूँ, अनुज करता हूँ, तो Ctrl+R, तो अब ये प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, ये क्वेश्चन मार्क डॉट लेट में आया। और लेट के बाद आप जो भी लिखोगे तो इस वेरिएबल से रिलेटेड जो भी आपको ऑपरेशन करना है या फिर जो भी एक्सप्रेशन इस वेरिएबल से रिलेटेड है वो आप इस करली ब्रेस के अंदर लिख सकते हो। तो आपने एक अलग सेपरेट ब्लॉक बना लिया जस्ट फॉर दिस वेरिएबल। तो इस तरीके से आपके स्कोप फंक्शन होते हैं, और स्कोप फंक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपका होता है लेट, लेट वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, लेट वाला वही काम कर रहा है, आपको इट मिल जाता है बेसिकली, और इट के साथ आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपको रन करना है, रन वाला क्या करता है, रन वाला भी सेम काम करता है, डॉट रन लगा दोगे तो। लेकिन इसके अंदर आपको जो मिलता है, आपको वेरिएबल जो मिलता है आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, मतलब दिस मिलता है आपको उसके अंदर, दिस से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे स्ट्रिंग लिया इन्होंने और स्ट्रिंग के ऊपर इन्होंने लगा दिया डॉट रन, तो अब इन्हें डायरेक्टली उसको अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे इट डॉट इज एम्प्टी लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये इज एम्प्टी लगाओगे तो समझ आएगा, क्योंकि ये रन कर रहे हैं हम इस वेरिएबल के ऊपर, तो डायरेक्ट इस वेरिएबल का इज एम्प्टी कॉल होगा। सिमिलरली डायरेक्ट इस वेरिएबल का लेंथ फील्ड कॉल होगा। डायरेक्टली यहाँ पे आपको इट डॉट लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका लेंथ कॉल हो रहा है। तो ये होता है आपका रन। तो ये कभी कभी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादा बार रन भी यूज़ नहीं कर रहे होते, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लेट यूज़ कर रहे होते हैं और आपका काम चल जाता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हो विद अप्लाई ऑल्सो,
ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, सबके सब एक जैसी होती है, थोड़ा थोड़ा सब में फंक्शनलिटी में डिफ्रेंशिएशन होता है, बाकी पूरा सेम है। तो यही था यार कॉटलिन। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, मतलब जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि हम देखेंगे वेरिएबल, नलेबिलिटी, इफ एल्स, म्यूटेबल लिस्ट, फंक्शन, क्लासेस, इनिट ब्लॉक, एक्सेस मॉडिफायर नहीं देंगे, पब्लिक प्राइवेट। तो जैसे आपका पब्लिक प्राइवेट वहाँ होता था वैसे ही पब्लिक प्राइवेट यहाँ है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सारी क्लासेस आपकी पब्लिक होती हैं, आप चाहो तो उसको प्राइवेट कर दोगे, तो प्राइवेट कर दोगे तो अब ये वाली जो क्लास है वो सिर्फ आप इसी फाइल के अंदर कॉल कर सकते हो। ऐसे ही आपकी होती है प्रोटेक्टेड, इसके अंदर कीवर्ड होता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, सेम जैसे वहाँ होता था वैसे ही यहाँ पे होता है। तो यही सब था कॉटलिन के अंदर यार। आई होप आपको अच्छी लगी हुई लैंग्वेज। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो शायद थोड़ी मुश्किल लगी होगी, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लेना। जैसे जैसे आप इसके अंदर प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे आप इस प्लेग्राउंड के अंदर थोड़ा खेलते रहोगे, अपना खुद से कोड करते रहोगे, तो वैसे वैसे आपके लिए आसान होती जाएगी। और जैसे जैसे आप एंड्रॉइड के अंदर अपना कोड लिखोगे, जैसे जैसे आप ऐप बनाओगे एंड्रॉइड के अंदर, तो और भी आसान लगती रहेगी। मुझे 1-1.5 साल हो गया कॉटलिन में कोड करते हुए, और अब जाके मैं थोड़ा सा इसको समझने लगा हूँ, वरना मुझे भी शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी यार कॉटलिन को पकड़ने में। लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है कि जब मैं जावा कोड देखता हूँ अपने कोड बेस में, तो लगता है यार जावा में कोड करना पड़ेगा, मतलब अच्छा ही लगता है उस टाइम पे। तो अगर आपने कॉटलिन कर लिया, समझ लिया ठीक से, तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं समझ पाए भी ठीक से, तो कोई टेंशन मत लेना यार, एंड्रॉइड करते करते भी आप सीख जाओगे इस लैंग्वेज को। तो आई होप यार आपको बड़ा मज़ा आया हो आज। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया कॉटलिन सिखाते टाइम, क्योंकि कॉटलिन यार मेरी तो फेवरेट लैंग्वेज है, ठीक है। तो आई होप आपको भी मज़ा आया हो। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाके सीखो यार, कॉटलिन सीखो, कॉटलिन आपको आई गई है। अब आप सीखो एंड्रॉइड के अंदर कैसे काम करते हैं। एंड्रॉइड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं खुद बना दूंगा, जिसके अंदर हम एंड्रॉइड के बेसिक्स को कवर कर रहे होंगे। और इसी के साथ ही मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस नए चैनल को अपना सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। और इस टाइप की मैं वीडियोस लाता रहूँगा। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।